अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। सबको अफसोस है अरशद नदीम का। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में आज टोक्यो ओलंपिक्स में सबकी तवज्जो का महवर थे, क्योंकि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पाकिस्तान के पहले एथलीट थे। अब तो हमारे यहाँ ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले भी शाज़ो नादिर दिखाई देते हैं, जिनमें अरशद नदीम शामिल थे। इसलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तवक्कुआत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी एक ऐसे एथलीट से कि जिसके पास ना खाने के पैसे हैं, ना उसको कोई तैयारी का मौका है, ना उसकी कोई सरपरस्ती करने को तैयार है। अपनी मदद आप जो शख्स टोक्यो ओलंपिक्स में जाए और दुनिया भर में 5वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाए, तो फिर सलाम है उस शख्स को, इसमें कोई शुबा नहीं है। क्योंकि कोई तैयारियां नहीं है, हमारे पास कोई सहूलत नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन दो बनी हुई दिखाई दे रही होती है, कभी कभी दो तमाम खेलों की फेडरेशन बनी हुई है। एथलीट यहाँ जाए या वहां जाए। हैरान कुन तौर पर हमारे मुल्क में ओलंपिक स्पोर्ट्स को चलाया जाता है। हॉकी का जो हाल है वो आप देख चुके हैं। एक वक्त में हॉकी और क्रिकेट बराबर हुआ करते थे, आज हॉकी कहां पर है किसी को कुछ नहीं पता। कभी बैन लग जाता है फुटबॉल पे, कभी हॉकी पे, कभी हमारी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को बैन करने की तैयारी हो जाती है। अगर जनरल आरिफ हसन साहब को हटाया जाएगा तो फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पाकिस्तान को बैन कर देगी, क्योंकि जो भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी आईओसी में करता है या फिर फीफा में करता है, उसके ताल्लुकात बन जाते हैं। ना फैसल साले हयात साहब को हटाना आसान काम हो जाता है, ना जनरल आरिफ हसन साहब को हटाना फिर आसान काम हो जाता है। अपने 17 साल दौर में जनरल आरिफ हसन साहब के कोई एक सिंगल मेडल पाकिस्तान जीतने में कामयाब नहीं हुआ। यह है परफॉर्मेंस पाकिस्तान की ओलंपिक स्पोर्ट्स में। और पीओए के सदर उसके बावजूद भी अगर कॉन्फिडेंट है कि हमारे मुल्क में खेल बेहतरी की जानिब गामजन है, तो फिर अल्लाह ही वारिस है। यहाँ पर शायद हमारे मुल्क में प्राइड से ज्यादा प्राइस की अहमियत है। प्राइड को शायद हम उस मायनों में नहीं लेते, लेकिन प्राइस को पहले देखते हैं कि कीमत कितनी है। ये बताएं जी, एजाज तो आता रहेगा, एजाज तो आनी जानी चीज है, लेकिन सारी दुनिया जो है इस ओलंपिक प्राइड के लिए परफॉर्म करती है। मुबारकबाद देते हैं हम नीरज चोपड़ा को, भारत के जेवलिन थ्रो जिन्होंने आज गोल्ड मेडल हासिल किया। और पहली मर्तबा एथलेटिक्स में इंडिया ने कोई गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा की वजह से हासिल किया। नीरज चोपड़ा की आमदनी का आप आलम देखें। नीरज चोपड़ा की आमदनी 6 करोड़ रुपए सालाना है पाकिस्तानी, तकरीबन 12 करोड़ रुपए बन जाते हैं। उनकी इंडोर्समेंट, उनकी तनख्वाह और तमाम चीजें। जबकि आपके अरशद नदीम जब साउथ एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने गए थे तो उनके पास जूते नहीं थे। राज मिस्त्री का ये बेटा कॉलेज के ग्राउंड के अंदर तैयारियां करता था और करने के बाद ओलंपिक्स में पहुंचा। बहुत बाद में ख्याल आया जब साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता अरशद नदीम ने, तो एहसास हुआ कि अच्छा ये टैलेंट है। लेकिन इसके बावजूद हमने ओलंपिक से पहले अपने किसी एथलीट को तैयारी के लिए नहीं भेजा। सारी दुनिया ने दुनिया भर के कोचेस की खिदमत अंजाम दी थी, जबकि हमारे यहाँ तो कोच ही नहीं थे। बहुत सारे लोगों के साथ तला तालिब हमारे वेट लिफ्टर जिनके साथ कोच नहीं था। तो ये परफॉर्मेंस हमारी एथलेटिक्स में, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कश्मीर प्रीमियर लीग का बहुत सारी साजिशों के बावजूद भी कामयाब आगाज हो गया। ये जीत है कश्मीर की, ये जीत है पाकिस्तान के उस मौकिफ की कि जिसमें वो कहता है कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीर का साथ देंगे। और ये साथ दिखाई दिया जब मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग का कल आगाज हुआ। और एक अच्छी खबर ये भी है कि इंडिया ने बहुत कोशिश कर ली कि फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे, लेकिन आज हर्षल गिब्स भी पहुंच गए। डैरिल कॉलिन हमें और दीगर साउथ अफ्रीकन हमें कमेंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर चाहे आप जुल्म कितना भी कर लें, लेकिन जहां सच्चाई होती है वो जीत जाती है। और यही दिखाई दिया, यही साबित किया हर्षल गिब्स ने आज पाकिस्तान पहुंचने के बाद। जबकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो सीरीज का पहला टेस्ट मैच 12 तारीख से शुरू होगा, बारिशों ने जरूर प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग किस तरह परफॉर्म करती है अगेंस्ट फॉर्मिडेबल वेस्ट इंडियन बॉलिंग लाइनअप, ये भी हम जरूर देखेंगे। और इसके साथ साथ ट्रेंट ब्रिज में जो टेस्ट मैच जारी है, इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। इस वक्त की सूरत हाल ये कि 194 रन 4 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने अपनी सेकंड इनिंग में बना लिए हैं। उनकी बर्तरी एग्जैक्टली 100 रन की हो गई है। 90 रन बनाकर जो रूट इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, कैप्टन इनिंग उनकी जारी है। और हमारे प्रोग्राम के कप्तान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर डायरेक्टर डोमेस्टिक
और कई सारे ओहदों पे काम किया। हारून रशीद भाई, अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। हारून भाई, अरशद नहीं जीता, बहुत अफसोस है। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम नाजरीन। यस एग्जैक्टली, हमने सबने उम्मीदें लगाई हुई थी कि अरशद जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि उन्होंने हाल क्या ट्रेनिंग क्या की हुई थी जिसकी बुनियाद पे जाके वो ओलंपिक्स में जो है कोई मेडल लेते। आई थिंक अगर वो दुनिया में 5वें नंबर पे भी फिनिश किए हैं तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। सो मैं तो ये फील करता हूँ कि क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए अरशद को। और जो आपने बहुत ही गंभीर सी सिचुएशन पेश की, जो हमारी जो एसोसिएशन या फेडरेशन या जो ओलंपिक कमेटीज हैं उनके मुतालिक आपने जो बात की, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले देखा था कि इमरान खान ने कहा कि अब मैं 2 साल जो आखिरी रह जाएंगे मैं थोड़ा स्पोर्ट्स के ऊपर भी तवज्जो दूंगा। देखिए इसमें 2-3 चीजें मैंने क्योंकि बहुत ज्यादा नेशनल स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग्स अटेंड की हैं और वहां पर ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लोग भी मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ फेडरेशन के लोग भी मौजूद होते हैं। सो मैं आपको एक चीज तो बता दूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे पहली बात तो ये है कि ओलंपिक कमेटी वाले ये समझते हैं क्योंकि या तो फीफा के अंडर में डायरेक्ट वो सुपरविजन में आते हैं और दूसरी तरफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स के कर्ता धर्ता जो होते हैं वो हमारी यहाँ की ओलंपिक कमेटी को अपना पूरी आशीर्वाद देते हैं। दूसरी तरफ जो फेडरेशंस हैं वो बिल्कुल आपके पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर में होती हैं, इसलिए वो उनके मामलात में दखल नहीं दे सकती। और ओलंपिक कमेटी के अगर जो भी यहाँ कमेटी बनी हुई हैं उनकी मर्जी के बिना आपकी कोई टीम जो है वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो आई थिंक सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए कि इनको एक पेज पे लेकर आए, क्योंकि देखें चाहे वो ओलंपिक कमेटी काम कर रही है या फेडरेशन काम कर रही है, वो काम कर रही है पाकिस्तान के लिए। तो जब तक आप मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का हाल यही होगा। इस्लामाबाद में इतना बड़ा आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, आप मुझे अगर बता देंगे 365 दिन में वो कितनी दफा इस्तेमाल होता है तो आप हैरान होंगे कि वो तो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट और उस पर कोई काम नहीं, कोई इस्तेमाल होता जो है। आपके स्विमिंग पूल है वीरान पड़े हुए हैं। हाँ हारून भाई, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदेदारान होते हैं उनकी छांगा मांगा से टंडोलियार से जो मेहमान आते हैं ना वो उन्हीं कमरों में ठहरते हैं, गेम में नहीं होते वहां पे जी। ये अफसोस का मकाम है। तो इसके ऊपर कोई ना कोई तो किसी को तो इसका वो लेना चाहिए ना। मुझे आपको बताऊं कि एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी वो चीजें पेश कर रहा था तो उन्होंने बताया कि 67 ऐसे या मे बी कुछ कमोबेश ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। और क्यों कंप्लीट नहीं हुए? कह लीजिए फंड्स नहीं है हमारे पास। यानी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो कर देते हैं आप, उसकी मद में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन एक्टिविटीज क्या होती हैं? कोई एक्टिविटी वहां नहीं होती। आपने बड़े बड़े स्टेडियम्स बना लिए मुख्तलिफ जगहों पर, बड़े बड़े आपने कॉम्प्लेक्सेस बना लिए, लेकिन अगर जाके देखे तो वहां मतलब कोई प्रोग्राम नहीं होता, ना कोई स्पोर्ट्स की इवेंट्स होते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो है कि पाकिस्तान के जितने भी ये फेडरेशन हैं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, स्पोर्ट्स को बहुत सीरियसली इनको लेना पड़ेगा। इस वक्त स्पोर्ट्स को बिल्कुल ऐसा उन्होंने रखा हुआ है कि जैसे ठीक है जी फंड्स मिल रहे हैं, हम कोई ना कोई एक आध वो कहीं नेशनल चैंपियनशिप कर लेंगे, कहीं कोई और नेशनल इवेंट कर लेंगे और बता देंगे जी हमने ये काम कर लिया। ऐसे नहीं है, आपको बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा स्पोर्ट्स के, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, सब आप देखें ना दुनिया भर के जो खिलाड़ी हैं वो हर इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान का हार्डली 10 बंदों का जो है वो जत्था वहां गया और उसमें भी सुना ऑफिशियल ज्यादा है। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान में सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो एक अच्छे तरीके से चलें और उसमें प्रोफेशनलिज्म आए। अरुण भाई, नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे आपको पहले बात कही ना कि हमारे लिए प्राइड से ज्यादा प्राइज की अहमियत है। प्राइड को शायद हम उतना अहमियत नहीं दे पाते हैं कि प्राइड की अहमियत क्या है। ओलंपिक में शायद पैसे नहीं मिलते हैं, वहां सिर्फ मेडल ही तो मिलता है, तो फिर क्या तवज्जो देने की जरूरत है? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जो भी आरिफ हसन साहब के करीब होगा वो जॉय ट्रिप पे चला जाएगा। आपने जैसे बात कही अभी कि जितने एथलीट जा रहे हैं उतने ऑफिशियल्स जा रहे हैं, और उन ऑफिशियल्स में उन एथलीट के कोच नहीं है बल्कि फेडरेशन के सेक्रेटरीज जा रहे हैं, प्रेसिडेंट जा रहे हैं, कोई वहां पे जो है वो टेक्निकल ऑफिशियल बन के जा रहा है, कोई जो है वो मकसद है। एक अजीब बेहंगम किस्म का माहौल है। इस बेहंगम किस्म के माहौल में कैसे बेहतरी आ सकती है अरुण भाई? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। देखिए
नसीब, मैंने तो ओलंपिक्स को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो किया जो इवेंट्स हो रहे थे, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ये देख के कि छोटे छोटे ममालिक, युगांडा, कीनिया, इनके जो एथलीट्स हैं वो मेडल्स हासिल कर रहे हैं। अभी बोट्सवाना ने 4x400 मीटर्स में सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन हासिल की है। सो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो कि मैं फील करता हूं, और ये ओलंपिक का जो मजा है ना वो कुछ और ही है। ओलंपिक में दुनिया भर के ममालिक उसमें आगे पार्टिसिपेट करते हैं, एक पूरा विलेज बनता है और एक बड़ा जबरदस्त किस्म का माहौल होता है, और हर एथलीट एक दूसरे के ऊपर अपने मुल्क के लिए मेडल्स को जीतने की कोशिश करता है। और आप खुद सोचना, जब आप मेडल जीतते हैं और आपके अगर मुल्क का तराना बज रहा हो तो दुनिया भर में उसको देखा जाता है, सुना जाता है। सो यही वो प्राइड है जो हमारे एथलीट्स हैं, जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो जाके वहां खेलते हैं ओलंपिक्स में, और कोई ना कोई अगर मकाम हासिल कर लेते हैं, तो आप खुद सोचें कि आज जो इंडिया का नीरज जो जेवलिन थ्रो में जीता है, आप सोचें तो सही इंडिया में इस वक्त क्या हाल होगा, और भाई क्योंकि मैं ये बहुत नेशनलिज्म बड़ी की बात, अचीवमेंट होती हाँ भाई इतनी बड़ी अचीवमेंट देखें, मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी हमारे नाजरीन के लिए, बीटीवी के नाजरीन के बड़ी लिए बड़ी हैरानकुन खबर होगी जब मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, इंडियन जर्नलिस्ट में, और मैंने फिर जब जाकर देखा तो हारून भाई वाकई हैरान रह गया कि इंडिया, सबसे ज्यादा इंडिया के एथलीट्स ने इस टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। 158 एथलीट्स, उनका दस्ता जो है वो गया है, 158 एथलीट्स गए उनके। ना चाइना के इतने एथलीट्स क्वालिफाई कर सके, ना अमेरिका के इतने एथलीट्स क्वालिफाई कर सके। सर बात नेशनलिज्म की हो रही है, मैं फिर बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे बुरी लगेंगी। जब वहां पे हॉकी की लीग हो रही होती है, वहां कबड्डी की लीग हो रही होती है, वहां टेनिस की लीग हो रही होती है, तो वहां जाके आप अमिताभ बच्चन भी खड़े हुए दिखाई देंगे, आपको ऐश्वर्या राय भी खड़ी हुई दिखाई देंगी, आपको सलमान भट्ट भी खड़े हुए दिखाई देंगे, शाहरुख खान भी खड़े हुए दिखाई देंगे। वो सब ब्रांड के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ पे निकलता कौन है, आप बताए ना। हमारे यहाँ पर तो हाल ये है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ अरुण भाई, जरा मुझे बताइएगा पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सदर का नाम क्या है? क्या मुझे बता दें है। पाकिस्तान नहीं, मुझे बैडमिंटन फेडरेशन के सदर का नाम क्या है? हम नहीं, आप नहीं बता पाएंगे। जिनकी घुट्टी में नहीं बता स्पोर्ट्स है सकते, वो भी बिल्कुल बता सही पा कह रहे रहे हैं। हैं, मैं आपसे बिल्कुल पूछूंगा सही कह रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी कितने हैं? आप मुझे जरा 4 के नाम बता दें। हारून भाई आप नहीं बता पाएंगे। 27 साल हो गए मुझे, 6 का नाम मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि इस वक्त करंट टीम के खिलाड़ी कौन से हैं। और जिस वक्त आप क्रिकेट खेल रहे थे, हॉकी वालों को भी उतना ही जानते थे जितना क्रिकेट वालों को जानते थे, जी, बराबर इक्वली, कहीं ना बिल्कुल कहीं सही। हॉकी को ऐड। हमने ओलंपिक स्पोर्ट्स को इसलिए तबाह कर दिया कि इसमें पैसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे लिए प्राइड से ज्यादा प्राइस इंपॉर्टेंट है हारून भाई। देखिए, ये सारे काम जो नसीम जो आप बात कर रहे हो ना, ये सारे काम उन फेडरेशंस के हैं जिनके अंडर में ये तमाम एसोसिएशन और मुख्तलिफ जो शहरों में एसोसिएशंस हैं, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, या टेबल टेनिस हो, या फुटबॉल हो, ये इनके काम है। और ऑब्वियसली फुटबॉल फेडरेशन का भी अपना वो काम है। और आप देखें, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए, ये किस लिए वहां आते हैं? ये सपोर्ट करते हैं, उनके साथ फाइनेंशियल सपोर्ट आती है। बड़े बड़े स्टार्स अगर हॉकी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, कबड्डी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनके साथ इनके पीछे ब्रांड्स आते हैं, इनके लोकल बिजनेस हाउसेज आते हैं। क्योंकि देखें, ये जितनी भी स्पोर्ट है बगैर पैसे के तो नहीं चल सकती, तो पैसा कहां से जनरेट होगा? ये हमारे जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, इनको चाहिए कि ये आके पोर इन करें पैसा। कोई हॉकी को ले ले, कोई क्रिकेट को ले ले, कोई बैडमिंटन को ले ले, कोई टेबल टेनिस को ले ले, कोई फुटबॉल को ले ले, तभी जाके आपकी ये जो स्पोर्ट्स जो है ना, ये हो सकेगी। वरना तो पाकिस्तान ऑलरेडी नीचे की तरफ जा चुका हुआ है। इसको अब आपने किस तरीके से सामने लेके आना है, इसको उभारना है, किस तरह यूथ को आपने मैदानों में लेकर आना है, और सिर्फ एक ही नहीं कि सिर्फ वो क्रिकेट खेलें, मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्ट्स को खेलें, ताकि हमें वहां भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी सामने आते हुए नजर आए। बिल्कुल, आपको ओपिनियन मिल गया होगा अरुण रशीद साहब का। वेल डन अरशद नदीम, आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस। तलहा तालिब, आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस। वेट लिफ्टर बगैर कोच के गए थे अरुण भाई, उनके साथ फलस्तीन का कोच कमाल हो काम कर गया। रहा था। जरा अंदाजा करें कि तलहा तालिब के साथ कोच नहीं था, तो फलस्तीन से कोच को हमने किराए पे लिया था। हम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं अरुण भाई, ये हमारी सीरियसनेस ये है। आपने बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात की जी। आप कुछ कह रहे थे अरुण भाई? अगर ये बहुत ही आपने जो कहा, ये कोई इतनी खुशी की बात नहीं है कि बगैर कोच के हमारा रेसलर चला गया। आप देखें कि हर जगह पर, चाहे रेसलिंग हो, चाहे आप और जो दूसरे अगर डिसिप्लिन हैं उसको देखें, आप बैडमिंटन में देखें कि उनकी लड़की सेमीफाइनल में आ रही है।
एक उनकी जो इंडिया की जो प्लेयर है वो सेमीफाइनल तक तो उससे फाइट किया, और बाकी हॉकी में भी उन्होंने कितने अरसे के बाद जाके जो है वो शायद ब्रॉन्ज उन्होंने हासिल किया। सो इसका मतलब यह है कि उनके जो इदारे हैं वो अपने इन गेम्स को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिसमें उनको थोड़े से रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमारे यहाँ तो आराम से बैठे हुए होते हैं, जब वो जैसे कि मैं आपको जिक्र कर रहा था कमेटीज का, उसमें वो उनके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। उनसे पूछे इवेंट्स कितने किए, उनके पास कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है। सो वो ये बड़ा वो है, लेकिन ऑब्वियसली हम अब क्योंकि ओलंपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आज, क्योंकि अर्शद हमारे पार्टिसिपेट कर रहे थे जेवलिन थ्रो में, मुझे नजर आ रहा था कि उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने 2-3 थ्रोस की, अगर पीछे कोई अच्छी ट्रेनिंग हुई होती, उनका रन अप जिस तरह वो थ्रो कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने एक थ्रो तो बहुत ही अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद वो क्योंकि इन किस्म के जो थ्रोज होते हैं ना, चाहे शॉर्टपट हो या हैमर थ्रो हो या जेवलिन हो, तो एक आध थ्रो आपकी बहुत अच्छी चली जाती है और वही आपको इनाम, क्योंकि पहला ही थ्रो नीरज का इतना अच्छा चला गया था कि वो ही उसको गोल्ड मेडल जिता के ले गया। सो एनीवे, मेरा ख्याल है कि हमें जरूर जो भी करता धरता है उनको सोचना चाहिए कि आपको तमाम स्पोर्ट्स इसलिए नहीं दिए गए कि आप सिर्फ बैठे रहें और नौकरी करें। आपका काम यह है कि उसको आप प्रमोट करें और अपने एक्ट शो करें, अपना अपना किरदार बताएं कि जी हमने क्या क्या किया, और रिपोर्ट करें एवरी 3 मंथ्स के जी ये चीजें हमने फलाने फलाने फेडरेशन ने ये की हैं। इस किस्म का कोई निजाम ही नहीं है हमारे मुल्क में। और भाई 80 की दिहाई के अवाइल में हुसैन शाह पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुए थे। उसका इम्पैक्ट मैंने देखा था। मैं 2004 की बात कर रहा हूं, जब मैं एथेंस ओलंपिक्स कवर करने गया था यूनान, तो उसमें 6 बॉक्सर्स ने क्वालिफाई किया हुआ था। हारून भाई, ये हमारा स्टैंडर्ड था उस वक्त तक। हॉकी ने भी क्वालिफाई किया हुआ था, लेकिन बतदरीज आरिफ हसन साहब के आने के बाद, क्योंकि उस वक्त वो शेफ डी मिशन थे, मेरे साथ बैठे होते थे, सुनील दत्त साहब भारत से आए हुए थे, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते थे, हम साथ ही बैठे होते थे, और उस वक्त ये नए नए आए थे। लेकिन मैं उसी वक्त उनको मशवरा देता कि सर प्लीज आप कुछ छोड़ दें, अगर यही वाले रिजल्ट रहने अगले 20 साल के बाद तो फिर तो ये सूरत हाल तो नाकाबिले कबूल होगी। लेकिन आपने हर भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इदारों के लिए ही बात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि इमरान खान साहब, अगर आपने जैसे कहा कि आखिरी 2 साल अगर आप टाइम नहीं दे पाए, अगर फिर आपकी मसरूफियत हो, स्पोर्ट्स को टाइम नहीं दे पाए, तो एक काम जरूर कीजिएगा कि इस पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दफ्तर में ताले लगवा दीजिएगा, ताकि अपनी मदद आप जाएंगे तो शायद जीत जाए, वरना वहां जो सियासत चल रही है वो टैलेंट को वैसे ही खत्म करके रख देती है। हारून भाई, ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर कश्मीर प्रीमियर लीग पे बात करनी है, कुछ फ्रेंड ब्रिज टेस्ट पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने बात की अरशद नदीम पर, वेरी वेल डन अरशद नदीम, वेरी वेल डन तलहा तालिब, आप सबने ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग की। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग, कश्मीर हमारी शहरग, और बहुत कोशिश कर ली थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कि इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आए, लेकिन आज हर्षल गिब्स ने पहले ट्वीट किया और आज पाकिस्तान की सरजमीन पर आने के बाद ये तो साबित कर दिया कि जालिम चाहे कितना भी मजबूत हो, लेकिन जुल्म की एक हद होती है, और उस हद को क्रॉस करने में कामयाब हो गए यहाँ पर, और क्रॉस करके आज पहुंच गए हर्षल गिब्स, जो बड़ी जीत हुई। और कश्मीर प्रीमियर लीग का भी कामयाबी से आगाज हो गया। हारून रशीद भाई से बात करेंगे। हारून भाई, बहुत कोशिशें की थी बीसीसीआई ने किसी तरीके से सबूताज करने में कामयाब हो जाए कश्मीर प्रीमियर लीग को, कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन जो थोड़े भी आ गए, वो क्या पैगाम है इंडिया के लिए कि ताकत रखो अपने पास, इंसाफ है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें तो, मैं अगर अपनी जाती राय दूं तो मुझे तो इस चीज की फिक्र ही नहीं होनी चाहिए कि इंडिया क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। हमने कश्मीर लीग करवानी थी, हमने करवाई, और जिन जिन लोगों ने आना था उन्होंने आके बताया कि जी वो स्पोर्ट्स को और क्रिकेट को फॉलो करते हैं, कि ना कि किसी की धमकियों को। सो मेरे अपने नजदीक तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का जेस्चर है कि जितने भी हमारे फॉरेन प्लेयर्स या फॉरेन कोचेस या फॉरेन सपोर्ट स्टाफ या कमेंटेटर्स जो आए हैं कश्मीर लीग के लिए, आई थिंक उन्होंने ये बता दिया है कि वो स्पोर्ट्स के एम्बेसडर हैं, वो क्रिकेट के एम्बेसडर हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं चल सकता।
तो मेरे अपने नजदीक हमें तो पूरा फोकस करना चाहिए कि कश्मीर लीग अगर हो रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका आगाज हुआ है, और इस आगाज के साथ आई विश कि इसी तरीके से इसका अख्ताम भी हो, क्योंकि पहला ही मैच बहुत अच्छा हुआ, 196 रन हुए, जो कि मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव था अबाउट द पिच। बहुत ही अच्छी ग्राउंड्समैन ने पिच बनाई हुई थी, ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है, उसमें छक्के चौके ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन क्रिकेट देखने का मजा आ रहा है, और हमें पूरा फोकस करके जितना ज्यादा हम इसको हाईलाइट कर सकें, और इस कश्मीर लीग को गो कि क्रिकेट बोर्ड का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी लीग है जिसमें आपके बहुत सारे करंट प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, और फॉरेन प्लेयर्स भी यहाँ पर आके इसको एक किस्म का उन्होंने इम्पेटस दिया है। तो मेरे अपने नजदीक तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने कश्मीर लीग शुरू की, और जिस अंदाज में शुरू हुई, तमाम तर मसाइल से गुजरते हुए और अपने वक्त पे उन्होंने शुरू कर दिया, इसका क्रेडिट भी जो कश्मीर लीग की इंतजामिया है उसको जाता है। बिल्कुल हर भाई, सबसे बड़ी चीज ये कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान का तकरीबन तमाम ही T20 का टैलेंट खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, चंद एक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को परमिशन नहीं दी। ये भी क्रिकेट बोर्ड की अपनी स्वाबदीद है, वो बेहतर समझते होंगे। इस साल उन्हें वर्ल्ड T20 भी खेलना है, कई सारे और भी उनके इवेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे प्लेयर्स के जिन्हें हम तकरीबन भूलते जा रहे थे। अहमद शहजाद की मैं बात कर लेता हूँ। अहमद शहजाद ने कल बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक किया। इसी तरह शुएब मलिक की हम बात कर रहे हैं, वो तो लाजमी तौर पे उनकी एक एक परफॉर्मेंस बहुत काउंट हो रही होगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग तो हमारी वैसे भी बेहतर दिखाई नहीं दे रही अरुण भाई। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। हम कल ही जिक्र कर रहे थे कि शोएब मलिक को आपने सिर्फ मैच फिटनेस देखनी है और उसकी थोड़ी सी फॉर्म देखनी है जो कि उन्होंने दिखाई है, और वो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। एक और अच्छी चीज भी नजर आई कि आज के मैच में हफीज कैप्टन है एक टीम के, और इमाद वसीम जो कि दोनों पाकिस्तान की T20 के प्लेयर्स हैं। आई थिंक ये इनका आना भी इस लीग के लिए बहुत अच्छी चीज है, और जो ये मैचेस होंगे आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो मुकाबलाबाजी है वो आपको और ज्यादा बेहतर नजर आएगी। चौके छक्के भरपूर अंदाज में दिखेंगे, और क्राउड जो कि ग्राउंड पे भी अगर मौजूद है, जो कि हमें नजर आता है कि अभी बहुत ज्यादा तादाद में अभी वो नहीं आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, आई डोंट नो कोविड की सिचुएशन है या क्या प्रोटोकॉल्स वहां चल रहे हैं, लेकिन जो नाजरीन क्रिकेट देख रहे हैं पीटीवी पे या जो मुख्तलिफ जो चैनल्स पे या लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, वो बड़ा महजूज होंगे इस क्रिकेट से। और मैं तो, मेरी तमाम नेक तमन्नाएं जो हैं वो कश्मीर लीग के साथ हैं कि वो बड़े अच्छे अंदाज में अपनी मंजिल की तरफ गामजन है, और उसका अख्ताम भी इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। कश्मीर एक डिस्प्यूट इलाका है, ये बात सारी दुनिया जानती है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ने पिछले जब से इस इशू को सामने रखा है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये इशू मौजूद है। अरुण भाई, कश्मीर के हवाले से मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं, जिस तरीके के मजालिम ढाए गए कश्मीरियों पर, वो भी हमने देखे। उस लिहाज से कोई मुस्बत खबर नहीं जा रही थी सारी दुनिया को कश्मीर से, लेकिन इस कश्मीर प्रीमियर लीग की वजह से आप क्या समझते हैं कि एक कश्मीरियों का कैसा मुस्बत पैगाम गया है सारी दुनिया में? देखिए, एक तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डिस्प्यूटेड एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बाकी ममालिक को शायद ये ना पता हो कि इस वक्त कश्मीर के दो हिस्से, एक मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, और दूसरा हमारा आजाद इलाका जो कि कश्मीर हमारे साइड पे है, पाकिस्तान की साइड पे। तो कम से कम इस कश्मीर लीग से ये जरूर लोगों को पता लगा होगा कि ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, और पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर है, कश्मीर लीग उसके नाम से हो रही है, तो इसके ऊपर एतराज होने का कोई गुंजाइश बनती नहीं थी। हाँ, अगर आप समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर में आपने कुछ करवाना है तो वहां करवा लें आप, लेकिन जो रेजोल्यूशन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं सलामती काउंसिल में, वहां कब से ये सिलसिले चल रहे हैं। लेकिन आई थिंक ये हक तो वो तमाम जो वहां के आबादी यानी कश्मीर में रहने वाले, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले, क्योंकि एक ही चीज कही जा रही है कि आप वहां पर वो करवा लें प्लेबिसाइट, उससे पता लग जाएगा कि जी कौन कहाँ रहना चाहता है, आपको उसको इंडिपेंडेंट शक्ल देनी है, उसको दें ताकि कश्मीरी अवाम अपना हक खुद इरादियत जो है उसको तो कम से कम बरकरार रखें। अगर वो पाकिस्तान के साथ जम होना चाह रहे हैं तो वाई नॉट। अगर वो समझते हैं कि जी ये, और यही वो चीज इंडिया नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया ने तो इसको जबरदस्ती एक ऐसा वो बनाया है मुद्दा कि जी नहीं ये तो सारा का सारा हमारा ही है। सो एनीवे, ये क्योंकि ऐसी चीज है कि जो इंटरनेशनल फोरम पे ऑलरेडी सलामती काउंसिल में ये मौजूद है, और उसका रेजोल्यूशन जितना जल्दी इसके फैसले हो जाए उतना अच्छा है, ताकि जो ये मजालिम ढाए जा रहे हैं कम से कम उसका तो खात्मा हो।
बिल्कुल, जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उसका तो खात्मा हो, लेकिन अब तक मजालिम की खबरें आ रही थी। आज चौकों और छक्कों की खबर भी कश्मीर से जा रही है। वो भी कश्मीर है, ये भी कश्मीर है। ये आजाद है तो आजाद दिखाई दे रहा है कि जहां पर हर्षल गिब्स भी पहुंच गए और खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा हमेशा से एक पॉजिटिव जेस्चर रहा है हारून भाई। हम अगर बात कर लेते, जो जेस्चर पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से रहे, हम हमेशा पॉजिटिव रहे, हम कभी नेगेटिव नहीं हुए। अगर हुए तो इंडिया की जानिब से ही पाबंदियां रही हैं, इंडिया की जानिब से ही पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट नहीं हुई है। हमारे शाह महमूद कुरैशी वफाकी वजीर खारजा ने भी जो है जो स्टेटमेंट दिया कि हम अगर ये पाकिस्तान यहाँ आजाद कश्मीर में हो रही है तो मकबूजा कश्मीर में भी आप कश्मीर लीग करा सकते हैं। हमारा जेस्चर हमेशा से पॉजिटिव रहा है और सारी दुनिया ने देखा होगा हारून भाई कि जो शाहिद खान अफरीदी वहां जाके खड़े हो गए, शुएब अख्तर, शुएब मलिक, कामरान अकमल, शान मसूद, सितारों की कहकशा, जैसे अभी अम्माद की आपने बात की, हफीज की आपने बात की, तो फिर पैगाम तो दे दिया कि पाकिस्तान कश्मीर के इस हिस्से को कैसे लेके चल रहा है और इंडिया कैसे लेके चल रहा है। हारून भाई, बहुत बड़ा पैगाम चला गया होगा। बिल्कुल, क्योंकि और उसके साथ साथ देखिए शुएब अख्तर भी वहां पहुंच गए हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर लीग के हवाले से कि इतने सारे स्टार्स पहुंच के कश्मीर लीग को प्रमोट कर रहे हैं। और इसमें मैं ये फील करता हूं कि ये यकीनी तौर पर क्रेडिट इसका डेफिनेटली देना चाहिए कश्मीर लीग के जो भी मुंतजमीन हैं उनको, कि उन्होंने किस तरीके से इन तमाम लोगों को इकट्ठा किया और उनको इस वक्त मुजफ्फराबाद में स्टार्स की पूरी कहकशां है जो वहां पर मौजूद है, चाहे वो कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। आमिर सुहेल को भी मैंने देखा वो कमेंट्री कर रहे हैं। सो दिस इज अ गुड साइन। आई वुड से कि ये कश्मीर की क्रिकेट के लिए वहां जो प्रमोट होगी ना अब इस कश्मीर लीग के बाद, जो क्रिकेट हर यंगस्टर जो है वो वहां क्रिकेट खेलना चाहेगा, ये बहुत बड़ा प्लस होगा कश्मीरी अवाम के लिए, ये जो कश्मीर लीग हो रही। नहीं तो ठीक है हारून भाई, कश्मीर प्रीमियर लीग में कल जो इब्तदाई मैच खेला गया था उसमें शाहिद खान आफरीदी की कयादत में रावला कोट हॉक्स ने फतह हासिल की थी शुएब मलिक की कयादत में मीरपुर रॉयल्स के खिलाफ। जबकि आज जो दूसरा मैच खेला गया उसमें कोटली लॉयंस की टीम हार गई आज बाग स्टैलियंस के खिलाफ 5 विकेट से। जबकि तीसरा मैच इस वक्त जारी है। इन मैचेस पर तो बात करेंगे, लेकिन कश्मीर लीग का आगाज हुआ। हम ऑन करते हैं जर कश्मीर को और हमेशा कश्मीर को ऑन करेंगे हम, क्योंकि जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा डट के खड़ा रहा है। हमारी अफवाज खड़ी रही है, हमारी हुकूमत खड़ी रही है, हमारे लोग खड़े रहे हैं। अरुण भाई, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया अरुण भाई। 223 पर 5 आउट है इस वक्त इंग्लैंड के और 128 रन की लीड हो गई है। जो रूट खेल रहे हैं 92 रन पर, उन्होंने कहीं ना कहीं इंग्लैंड के रूट्स को एक मरतबा फिर मजबूत कर दिया। बात करते हैं ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक हंगामा ट्रेंट ब्रिज में भी जारी है। जबरदस्त किस्म का मुकाबला इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जारी है। इंग्लैंड का शानदार फाइट बैक। कल इंडिया ने जब 95 रन की बर्तरी हासिल कर ली थी तो ऐसा लगता था कि इस मैच में खासा दुश्वार हो जाएगा इंग्लैंड के लिए, लेकिन कप्तान जो रूट डटे हुए हैं, इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। 93 रन पर 133 रन की लीड हासिल कर ली है इंग्लैंड ने। 228 रन 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर करके कल मैच का आखिरी दिन है। टेस्ट क्रिकेट के चैंपियन रहे हारून रशीद भाई इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। हारून भाई, दिलचस्प मैच, एक एक दिन बड़ा जबरदस्त चल रहा है इस टेस्ट मैच में, जिसको कहते हैं प्रॉपर क्रिकेट, वो देखने को मिल रही है। जी एग्जैक्टली, यही वो क्रिकेट है जी जिसको लोग देखना पसंद भी करते हैं। टेस्ट क्रिकेट ही मेन क्रिकेट है बेसिकली। ऑब्वियसली बाकी चीजें भी वो बुरी क्रिकेट नहीं है वनडे और T20 क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो रियल सेंस में मुकाबला होता है वो आपको टेस्ट क्रिकेट में नजर आता है। बदकिस्मती से इस टेस्ट मैच में बारिश ने काफी वक्त ले लिया, वरना डेफिनेटली इस मैच का फैसला तो जरूर नजर आता मुझे। और अभी भी इसके चांसेस हैं कि फैसला हो जाए, प्रोवाइडेड कि इंडिया अगर 2-3 विकेट्स आज ले लेती है जब तक ये खेल खत्म होने से पहले। मुझे लगता है 15 से 20 ओवर रह गए होंगे आज के इस खेल के। इसके बाद कल 90 ओवर्स का खेल है, तो आई थिंक अब तो कैलकुलेशन जो है ना वो इस गेम में यही रह गई है कि कितने ओवर्स अगर इंडिया को मिलते हैं और कितने रन उनको चेस करने पड़ेंगे। अभी कोई 133 की लीड इतनी ज्यादा नहीं है। मैंने आपको कल जिक्र किया था कि थोड़ी सी पिच मुझे बेहतर होती हुई नजर आई, जिसकी वजह आप देखेंगे विकेट गिरने का तनासुब अब वो नहीं रहा जो पहले 2 दिन में आपको नजर आया था। क्योंकि जब ग्रास का वो जब आपका टॉप मॉइस्चर जो है वो जब खत्म हो जाती है तो थोड़ा सा हेल्प करती है बैट्समैन के लिए, क्योंकि स्ट्रोक मेकिंग की आसानी होती है। लेकिन इंडिया ने आज बुरी बॉलिंग नहीं की,
उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है और 5 खिलाड़ियों को आउट करने के टॉप 5 तो आउट हो गए हुए हैं। अब रूट के साथ जो है वो 7वें नंबर का बैट्समैन बैटिंग कर रहा है क्योंकि वो ऑलराउंडर ही होगा। बटलर लेकिन अगर अभी रूट आउट हो अभी अभी बटलर हिटलर है जी साथ में, कोई अभी टेल नहीं आई है, अभी बटलर बैटिंग कर रहे हैं हाँ, रूट के साथ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप ना, बटलर और रूट। अगर रूट क्योंकि सेट है, बटलर देखिए आपको पता है कि वो चार्ज करते हैं और वो बहुत ज्यादा मौके देते हैं बॉलर को आउट करने के। इसलिए चांसेस ये हैं कि अगर तो रूट को ये आउट कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे इंडिया को कि वो आज ही 1-2 विकेट्स और ले लें। लेकिन अगर ये मैच यही पार्टनरशिप ले जाती है आज के बाकी ओवर्स और उसके बाद कल आके, तो फिर थोड़ा सा इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि इंडिया को कितने नंबर ऑफ ओवर्स में इनको जल्दी आउट करते हैं लंच से पहले, क्योंकि नॉर्मली 30 ओवर्स का चंक होता है 2-2 घंटे में। लंच पे अगर वो करते हैं तो बाकी 60 ओवर्स रह जाएंगे, कितने रन बोर्ड पे लगे हुए होंगे, ये सारा देखना होगा। कि इन बिटवीन जब आपकी इनिंग चेंज होती है तो आपके 2 ओवर्स कटते भी हैं। सो ये सारी कैलकुलेशंस हैं और आई थिंक मैं फील करता हूँ कि दोनों टीमें ये सारा कैलकुलेट कर रही होंगी। इंग्लैंड की पूरी कोशिश ये होगी कि उनके विकेट्स ना लूज हो और आज का दिन वो इसी तरह गुजार दें इसी विकेट के ऊपर। अगर आज 2-3 विकेट्स और ले लेती है इंडिया तो इंडिया की पोजीशन थोड़ी मजबूत हो जाएगी और मैच फैसला कुल मराइल में दाखिल हो सकता है। और भाई लेकिन इंडिया ने चौथी इनिंग खेलनी है, मिसाल के तौर पे अभी ऑलरेडी लीड हो गई है इनकी 123 रन की। 180 रन अगर इंग्लैंड देता है इंडिया को तो कुछ इंटरेस्टिंग आप फील कर रहे हैं कि इस मैच में इंग्लैंड के बॉलर्स अपनी कंडीशन उनकी होगी। एक स्पेल भी कोई ऐसा लग गया कि जिसमें 2-3 विकेट एंडरसन, ब्रॉड या रॉबिन्सन लेने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि फिर बात यही है कि इंडिया ने चौथी इनिंग खेलनी है। आप समझते हैं उसका प्रेशर होगा? देखिए जहां तक आप चौथी इनिंग की बात कर रहे हैं ना, इंग्लैंड की पिचेस में जिस तरह आप अगर सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर आता है, इतना वेयर एंड टेयर इंग्लैंड की पिचेस पे नहीं आता। और आप देखें कि जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं वो मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, उनके पास स्पिनर्स है नहीं कि जो उसका बहुत ज्यादा फायदा वो उठा सकते हैं। और अगर उनके पास स्पिनर्स हैं भी तो कोई ऐसे स्पिनर्स नहीं है कि जिसको कोई जो रन थ्रू कर जाए इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अगर डिक्लेरेशन वाली आप बात कर रहे हैं वो तो उस सूरत में होगी कि अगर ये वाली पार्टनरशिप और कल अगर लंच तक वो खेल जाती ये पार्टनरशिप, तब तो वो सोच सकते हैं कि आप देखेंगे 4 रन एन ओवर देना है, 5 रन एन ओवर देना है, क्योंकि 50 और 60 ओवर्स में टीम का आउट होना मुश्किल है। देखें इंग्लैंड पहली इनिंग में 65 प्लस 0.4 ओवर्स में आउट हुई थी, वेयर एज इंडिया ने 84 पॉइंट समथिंग ओवर्स खेले तब वो आउट हुई। तो क्योंकि जब आप इनिंग की क्रिकेट खेलते हैं ना तो आप ओवर कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए अगर 40 ओवर्स या 50 ओवर्स के गेम में आप एक्सपेक्ट करें कि यहाँ तो बहुत ही बुरी बैटिंग करेगी इंडिया की टीम तभी वो आउट होगी। सो मेरे अपने नजदीक चांसेस सिर्फ यही हैं कि अगर तो इंडिया विकेट्स ले लेती है तो इंडिया थोड़ा सा हावी होती है। इंग्लैंड अगर कल बैट थ्रू कर जाती है लंच के बाद तो मैं नहीं समझता कि अंटिल की क्रिकेट को तो आप कहते ही हैं कि बहुत ही अनसर्टन गेम है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन टेक्टिकली मैं फील करता हूं कि 40 से 50 ओवर अगर इंडिया को मिलते हैं और आप एक्सपेक्ट करेंगे इंडिया उनको ऑल आउट कर देगी तो ये इतना आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। मेरा ख्याल है ये मैच इंटरेस्टिंग जब ही होगा कि इंग्लैंड थोड़ा सा जल्दी आउट हो, फिर उसके बाद वो आउट करने के लिए जाए तो मैच का इंटरेस्ट और ज्यादा होगा। लेकिन अब भी इस वक्त की सूरत हाल 136 रन की लीड है इंग्लैंड की। अगर हम देखते हैं अभी तकरीबन 23 ओवर का खेल बाकी है, तो अगर आज की तारीख में ये 23 ओवर ये खेल जाते हैं इन्हीं विकेटों के साथ, तो एटलीस्ट में 23 ओवर में बटलर जैसे बैटिंग करते हैं तो 70-75 रन ये स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अगला कल अगर ये 1 घंटा खेलने के बाद इंग्लैंड को इंडिया को दे देते 250 रन सामने रख के, ये देखिए सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप अभी भी देखेंगे तो इस वक्त इस टेस्ट मैच में नजर यही आ रहा है कि 3 प्लस का रन रेट जो है ना, मेरे ख्याल है दोनों टीमों ने मेंटेन किया था अगर आप इनकी सारी इनिंग्स उठा के देखें। तो इसलिए 3 रन्स का मतलब ये हुआ कि आप 3 रन्स को अगर ओवर्स जितने बाकी बचेंगे तो वो सामने रख के ही वो कैलकुलेशन करेंगे ना। 50 ओवर्स का मतलब ये है कि अगर 60 ओवर्स हैं तो 180-190, तो ये तो अचीवेबल है ना। तो आप तो कोशिश ये करेंगे कि 5 और 6 रन के ओवर के बाद आप अगर उसको देते हैं और डिक्लेरेशन होती है अगर तो होती है, यहाँ इंडिया अगर ऑल आउट कर देती है आज, अगर 23 ओवर में 3 से 4 विकेट्स वो ले लेती है,
या दो विकेट भी अगर ले लेती है तो इंडिया इस पोजीशन में होगी कि कल आके 1 घंटे में वो टीम को आउट कर सके, क्योंकि बाय दैट टाइम नया बॉल भी ड्यू हो जाएगा। सो इसलिए ये चीजें बड़ी जो भी थिंक टैंक होते हैं दोनों टीमों के, ये पूरा कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो इंग्लैंड कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो ऐसा चांस ले ले कि वो ऐसा ना हो कि पहला ही टेस्ट मैच वो हार जाए, उसके बाद फिर कम बैक करना मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए बड़ा सोच समझ के दोनों टीमें वो करेंगी। इंडिया तो इस वक्त ऑल आउट जाने की कोशिश करेगा, वो अब इंतजार कर रहा होगा कि नया बॉल कब ड्यू होता है, और उससे पहले पहले अगर ये इन दोनों प्लेयर्स को आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, रूट को और बटलर को, तो फिर तो बहुत बड़े एडवांटेजेस पोजीशन में आ जाएगी इंडिया की टीम। वैसे अभी नए बॉल में खासा टाइम बाकी है अरुण भाई, एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण भाई। क्रिकेट हंगामा में इतने ही, हमने कई चीजों पर हंगामा किया, खासकर अरशद नदीम पे आज हमने वाकई हंगामा किया, और हम ये हंगामा रजिस्टर कराते हैं पाकिस्तान के आला हुक्काम को, पाकिस्तान की आला हुक्काम अथॉरिटीज को, कि सर पाकिस्तान 23 करोड़ आवाम का मुल्क है, स्पोर्टिंग नेशन है, इसका प्लीज जरा ख्याल कर लें। यहाँ पर अगर आज अपनी मदद आप, हमारा खिलाड़ी दुनिया में 5वें नंबर पे आ सकता है, तो जब उसे तरबियत का मौका होगा, उसके पास तमाम वसाइल होंगे, तो वो गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा की तरह क्यों नहीं जीत सकता, जो सालाना 6 करोड़ रुपए कमाते हैं। हमारे बच्चे के पास तो दूध पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस सूरत हाल को इमरान खान साहब आप समझे, आखिरी 2 साल में आप टाइम देने कह रहे हैं, तो प्लीज ये टाइम जरूर दीजिएगा। नसीम राजपूत या अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।